हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, दहन और ज्वाला। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं सीटेट 2024 दिसंबर के लिए वो अपलोड की जा चुकी हैं। आप वहां पर जाकर के उनको भी पढ़ सकते हैं। साथ में अगर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम वहां पर फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे और फिजिक्स के साथ साथ ही हम वहां पर साइंस पेडागोजी भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आज की क्लास को दहन और ज्वाला के बारे में। दहन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दहन क्या होता है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन O2 के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है और प्रकाश यानी कि लाइट भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊष्मा यानी कि हीट, लाइट यानी कि प्रकाश। यानी कि दहन क्या है? तो एक रासायनिक प्रक्रिया है और जिसमें कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जो है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या उत्पन्न करता है? हीट उत्पन्न करता है और साथ में प्रकाश यानी कि लाइट भी उत्पन्न करता है। यहाँ पर हमने कोई एक पदार्थ ले लिया, Mg यानी कि मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम ने क्रिया की ऑक्सीजन यानी O2 के साथ, यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, साथ में हीट एंड साथ में लाइट। इसी तरह एक और मीथेन का एग्जाम्पल भी ले लिया है, CH4 + O2 गिव्स दैट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी कि जल, और ये जो एनर्जी है यही आपकी हीट एंड लाइट है। अब यहाँ पर दहनशील पदार्थों के बारे में, वो थोड़ा सा बेसिक था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं दहनशील पदार्थों के बारे में। वे पदार्थ जो हवा में जलते हैं दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, यानी कि वे पदार्थ जो हवा में जलते हैं। अब ये जो कोयला है, जब कोयला जल रहा होगा तो ये हवा के संपर्क में आने पर और ज़्यादा जलने लगेगा, तो यही दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसी तरह लकड़ी, इसी तरह डीजल और इसी तरह पेट्रोल। यहाँ पर लकड़ी के बारे में, कोयले के बारे में और कागज़, एक कागज़ ले लिया, यानी कि हमने एक तरफ ली लकड़ी यानी कि वुड, कोयला यानी कि कोल, कागज़ यानी कि पेपर, और इनको हीट किया, इसको भी हीट किया और इसको भी हीट किया। ठीक है, लकड़ी के बारे में, ये अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने और जलने लगेगा। ठीक है, इसे और अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ये जल्दी आग पकड़ लेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेगा। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें, इन तीनों में यानी लकड़ी में, कोयला में और कागज़ में सबसे पहले आग कौन पकड़ेगा? तो सबका आंसर आएगा कागज़। कागज़ सबसे पहले आग पकड़ेगा, इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा दहनशील होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी क्रिया करके जल जाता है। यही पर ही बताया गया है, अर्थात प्रत्येक का इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन की हिंदी होती है प्रज्वलन, और ये लिखा हुआ है इग्निशन, यानी कि वे मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है O2 यानी ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर पेपर सबसे ज़्यादा जो है आपका जल्दी जलने लगेगा। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में क्या लिखा है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी सब्सटेंस O2 यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है और आग पकड़ लेता है, वही आपका इग्निशन टेम्परेचर, या जिसको हिंदी में प्रज्वलन तापमान कहते हैं। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी दहन के लिए कुछ शर्तें भी हैं, तो वो क्या है? पहली है आपकी, दहन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पास फ्यूल होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। सेकंड है, दहन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है,
और इसे एक चीज़ और पता चल रही है कि जो निर्वात है यानी कि वैक्यूम, क्या वैक्यूम में हवा होती है? ये क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, क्या वैक्यूम में हवा होती है? तो वैक्यूम में हवा नहीं होती है, और वैक्यूम में हवा नहीं है तो क्या वहाँ पर दहन हो पाएगा? तो वहाँ पर दहन नहीं हो पाएगा। तीसरी शर्त है, दहन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल हीट की आवश्यकता होगी, तभी तो वहाँ पर आपका दहन हो पाएगा। ठीक है, और दहन के लिए किसी पदार्थ को प्रज्वलन तापमान यानी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना आवश्यक है। ज्वलन ताप भी बोल सकते हैं इसको, प्रज्वलन तापमान भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर। ये वह न्यूनतम टेम्परेचर या तापमान है जिस पर कोई भी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, हीट देने पर यानी ऊष्मा देने पर जलने लगता है और आग पकड़ लेता है। आई होप आपको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये है प्रज्वलन तापमान, इसको हिंदी में बोलते हैं। दहन के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी पदार्थ हम जिसका दहन करना चाहते हैं वो अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंच जाए। और एक चीज़ हम ऊपर ये कंफर्म कर चुके हैं कि हर पदार्थ का जो है इग्निशन टेम्परेचर यानी प्रज्वलन तापमान या ज्वलन टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग होता है। पेपर का अलग था, कोयले का अलग था, एंड वुड यानी कि लकड़ी का अलग था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये डेफिनेशन फिर से आई है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ लेता है या जलने लगता है, किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन यानी एयर में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसके साथ क्रिया करके हीट देने पर। और सारे पदार्थों के जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर लिखे हुए हैं, मैंने आपको ये याद होने चाहिए। वाइट फॉस्फोरस, इसको पानी में डुबा कर रखते हैं और इसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जान लेते हैं कि वाइट फॉस्फोरस को पानी में डुबा कर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो होता है क्रियाशील होता है कि ये फटाक से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। और इसका जो प्रज्वलन तापमान है यानी इग्निशन टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, दूसरा आ जाता है पेट्रोल। और एक चीज़ आप नोट करते चलिएगा, जितना कम इग्निशन टेम्परेचर वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेगा। पेट्रोल का होता है 246 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना इग्निशन टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पर पेट्रोल के संपर्क में जो भी आपकी पदार्थ होगा वो आग पकड़ लेगा। केरोसिन का होता है 220 डिग्री सेंटीग्रेड, डीजल का होता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड, वुड यानी कि लकड़ी का होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोयला यानी कि कोल का होता है 454 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीस ऑफ पेपर यानी कि कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो तो 233 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम किसका है? वाइट फॉस्फोरस का। इनमें से सबसे कम वाइट फॉस्फोरस का है। वह पदार्थ जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा, कौन सा पदार्थ कहलाएगा? ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। ये ऊपर मैं बता भी चुकी थी, जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर सबसे कम आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर था आपका वाइट फॉस्फोरस का, जिसको पानी में डुबा करके रखा जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए वो ज्वलनशील पदार्थ है, इनफ्लामेबल सब्सटेंस है। और एग्जाम्पल के तौर पे ये भी ले सकते हैं, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये भी आपके ज्वलनशील पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब टाइप्स ऑफ यानी कि दहन के बारे में अभी हम थोड़ा सा जाना था, अब हम टाइप्स ऑफ कंबर्जन यानी कि दहन के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो दहन जो होता है, एक होता है आपका रैपिड कंबर्जन, तीव्र दहन। सबसे ज़्यादा तीव्रता से जो दहन होगा वही आपका रैपिड कंबर्जन यानी कि तीव्र दहन कहलाएगा। दहन की वह प्रक्रिया जिसमें गैस तेजी से जलती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, क्योंकि दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। और दहन की प्रक्रिया में जो आवश्यक शर्तें थी उसमें से एक शर्त ये भी थी कि आपकी
ऊष्मा यानी कि हीट होना नेसेसरी था, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी जो है वो आपकी तीव्र दहन में आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी और ये गैसीय अवस्था में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी आग पकड़ लेती हैं। सीएनजी आपकी कार वगैरह में या व्हीकल वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। और एलपीजी के बारे में आप जानते होंगे, ये होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और ये जो घरों में हम ईंधन के रूप में सिलेंडर यूज़ करते हैं किचन में, उसके अंदर आपकी एलपीजी यानी पेट्रोलियम गैस होती है। सेकेंड आ जाता है स्वतः दहन। स्वतः दहन को पढ़ लेते हैं। दहन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बिना गर्म किए अचानक आग पकड़ लेता है, वो आपका स्वतः दहन के अंतर्गत आता है। जैसे फास्फोरस जो कमरे के तापमान पर जलता है। कोयले की धूल के स्वतः दहन से अक्सर कोयला खदानों में आकस्मिक आग लगना भी इसी के अंतर्गत आता है। सूरज की गर्मी या आकाश से बिजली गिरने से भी स्वतः दहन के कारण जो जंगलों में आग लग जाती है गर्मी के दिनों में, वो भी आपका स्वतः दहन के अंतर्गत आता है। यानी कि जो अभी आपने यहाँ पर काफ़ी सारे पढ़े थे, इग्निशन टेम्परेचर पढ़े थे, किसका सारे सब्सटेंसेस का अलग अलग था, तो वहाँ पर वाइट फास्फोरस थी। तो वाइट फास्फोरस जो थी वो आपकी बहुत ज़्यादा क्रियाशील थी। और यहाँ पर आपने वाइट फास्फोरस का नाम फिर से पढ़ा होगा, फास्फोरस जो कि कमरे के तापमान पर जलने लगती है। कोयले की धूल के स्वतः दहन से अक्सर कोयला खदानों में आग लग जाती है, आकस्मिक आग लग जाती है, वो भी आपका स्वतः दहन के अंतर्गत आता है। सूरज की गर्मी या आकाश की, आपने बहुत ही बार सुना होगा कि जंगलों में गर्मी के दिनों में जो है आग लग जाती है, तो वो भी आपका स्वतः दहन के अंतर्गत आता है। जंगल में आग लग जाना, गर्मी या बिजली गिरने के कारण, ये सब आपका स्वतः दहन के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका आता है विस्फोट। विस्फोट के बारे में भी देख लेते हैं। एक्सप्लोजन, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें भारी मात्रा में गैसें निकलती हैं। यानी कि दहन की वह प्रक्रिया जिसमें भारी मात्रा में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, भारी मात्रा में ऊष्मा हो, भारी मात्रा में प्रकाश हो और ध्वनि भी उत्पन्न हो, विस्फोट कहलाती है। यानी विस्फोट क्या होता है, अब विस्फोट के एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। पटाखे और जो आतिशबाजी जिसको बोलते हैं, उसमें बड़ी मात्रा में गैस निकलती हैं। शादियों का सीजन में आप देखते होंगे, शादियों में लोग खुशी मनाने के लिए पटाखे और आतिशबाजी जलाते हैं, तो वो आपका विस्फोट के अंतर्गत आता है। और ये दहन की ही एक प्रक्रिया होती है। इसमें भारी मात्रा में गैसें निकलती हैं और ऊष्मा निकलती है। ध्वनि तो आपने सुनाई है, पटाखे की आवाज़ आती है, प्रकाश भी निकलता है, चमक जिसको बोलते हैं वो भी आता है। अब ये एक क्वेश्चन है, हम आग यानी फायर पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तो कौन कौन से उसके तरीके हो सकते हैं? ईंधन को हटाकर पा सकते हैं, यानी कि जिस ईंधन के लगने से आग बढ़ रही है, अगर हम उस ईंधन को हटा दें तो वहाँ पर जो है हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। हवा की आपूर्ति कर दें, यानी कि एयर की सप्लाई को बंद कर दें, कट ऑफ कर दें उसका, तब भी एयर का कट ऑफ यानी हवा की आपूर्ति करने पर, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग लगती होती है, इसीलिए हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी, देन आप वहाँ पर फायर पर कंट्रोल पा लेंगे। ईंधन की ऊष्मा बंद करके उसका तापमान कम कर दे, टेम्परेचर कम करने पर भी आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अग्निशामक यंत्र कैसे काम करते हैं। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अग्निशामक यंत्र होते क्या हैं, एक्सटिंग्विशर्स होते क्या हैं। तो अग्निशामक यंत्र आग बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वही उपकरण आपके अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। यानी कि ऐसा यंत्र जो आग बुझाने के काम आता है, आपका अग्निशामक यंत्र या इंग्लिश में एक्सटिंग्विशर्स कहलाता है। ठीक है, वे या तो आग
कि हवा की सप्लाई बंद कर देता है। मैंने ऊपर आपको बताया था किन किन कारणों से हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। या तो हम फिर हवा की सप्लाई बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके जो और ज़्यादा जो है आग नहीं भड़केगी। एक होता है वहाँ से ईंधन को हटा देंगे, ठीक है। और तीसरा था टेम्परेचर को कम कर देंगे, सप्लाई बंद कर देते हैं या ईंधन को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर से नीचे या दोनों काम कर देते हैं, यानी कि प्रज्वलन तापमान से टेम्परेचर को नीचा कर देते हैं, यानी टेम्परेचर को कम कर देते हैं इग्निशन टेम्परेचर से कम। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तो हमारा वो टेम्परेचर था जिस पर पहुंचने पर कोई भी सब्सटेंस जलने लग जा रहा था। अगर हम उससे नीचे कर देंगे टेम्परेचर को, उस तक टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ पर भी आप आग पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही काम कर रहे हैं आपके अग्निशामक यंत्र, और ये दोनों काम भी कर सकते हैं। या तो ये सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देंगे या फिर ये सिर्फ हवा को की सप्लाई कम कर देंगे, आपूर्ति कर देंगे ऑक्सीजन की, और ये दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। दो प्रकार से आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों के द्वारा, यानी कि अग्निशामक यंत्रों के प्रकार हैं एक तरीके से। ये पहला है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने किया है। कल हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र और फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर के ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी या जैसी भी लगी। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग भी सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं क्लासेस, और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक होता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की हम 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की, और ज़रूरत पड़ने पर 10th क्लास की एनसीईआरटी तक हम जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट का लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, पुराने हैं तब भी कर दें अगर नहीं किया है। एंड लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।